हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाले विथ नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाला है लेक्चर 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेता है कि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट लेक्चर 1 देख के आए तो उनको पता होगा कि लास्ट टॉपिक पर जो हमने एंड किया था, लास्ट लेक्चर जो हमारा एंड किया था वो हमने यहाँ पे एंड किया था। भारत और बंगाल में सहमति और असहमति के 3 मुद्दे, ये टॉपिक हमारा रह गया था लेक्चर 2 के लिए। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक्स जो है मैंने क्लियर कर दिए थे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो मैं इसकी ब्रीथनेस को थोड़ा कम कर लेता हूं। बाकी हाँ, फर्स्ट टॉपिक है आज का लेक्चर 2 का। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है भारत और बंगाल, यानी भारत और बंगाल के बंगाल देश जो है बांग्लादेश में क्या क्या सहमति और क्या क्या असहमति है। ठीक है, उसके 3 मुद्दे क्या क्या है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सहमति की। ठीक है, कि किन किन बातों पर सहमति हुई है भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से अधिक संबंध मजबूत हुए, यानी कुछ वर्षों में क्या हुआ है, भारत और बांग्लादेश में क्या संबंध जो मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्व चलो की नीति का समर्थन करता है। जो बांग्लादेश है वो क्या करता है, भारत की जो पूर्व चलो की नीति है ना, लुकस नीति को, उसका समर्थन करता है। कौन? हमारा बांग्लादेश। ठीक है, दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर सहमति हुई है। ठीक है, तथा व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। क्या है? व्यापार को बढ़ावा दिया गया, एक दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, 3 ही मुद्दे बताने से मैंने यहाँ पे 4 बता दिए हैं। ठीक है, बांग्लादेश भारत की लुकस नीति का समर्थन भी करता है, या नीति का हिस्सा है। जो बांग्लादेश हो गया, भारत की लुक इस नीति का भी समर्थन करता है। जिस तरीके हवा चले उधर तरफ में मुड़ जाना। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है असहमति। अब देखने ले असहमति किन किन बातों पे है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद रहता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं, इन नदी के जो जल का बंटवारा है उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में क्या मतभेद रहता है या विवाद रहता है। भारत अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर विवाद रहा है। देखो, भारत में क्या है, कुछ बांग्लादेशी जो है भारत में आकर के रहते हैं अवैध रूप से, तो उसको लेकर के विवाद रहता है। जब बांग्लादेश से पूछा जाता है, जब बांग्लादेश को ये जब भारत पूछता है बांग्लादेश से तुम्हारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो क्या करता है, वह इस बात का खंडन कर देता है, वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि ये हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं। भारत बांग्लादेश पर आरोप लगाता है, जो भारत है वो क्या करता है, बांग्लादेश पर आरोप लगाता है कि बांग्लादेश अपनी जमीन पर आतंकवादियों को शरण देता है। बांग्लादेश जो क्या करता है, अपनी जमीन पर, अपनी भूमि पे, अपने देश में क्या कर रहा है, आतंकवादियों को शरण दे रहा है। ऐसा कौन कहता है? भारत कहता है। ठीक है, उसका है हमारा चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना। यानी कि जो भारतीय सेना है, जो भारत की सेना है, वो पूर्वोत्तर है, पूर्व में उत्तर की दिशा में, पूर्व उत्तर की दिशा में जाने को क्या है, रास्ता नहीं देता है। कौन? हमारा बांग्लादेश। ठीक है, जिससे दोनों देशों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। जिससे क्या है, दोनों देशों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। पूर्वोत्तर में क्या था, म्यांमार, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। अब देखना नेपाल है, वहां पे लोकतंत्र कैसा था और राजतंत्र कैसा है। ठीक है, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। बात करें नेपाल की तो एक अतीत में क्या था, पहले क्या था, ये हिंदू राज्य था। ठीक है, और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। कई वर्षों तक राजतंत्र, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा। राजतंत्र मीन्स क्या होता है, राजा का शासन। ठीक है, राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर रखा था। किसने? राजा ने। ठीक है, एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन किया गया। ठीक है, जिसके कारण क्या था, 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार किया। जो लोकतंत्र की जो संविधान था उसकी मांग को स्वीकार किया। कब? 1990 में। ठीक है, आंदोलन के बाद। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष कई समस्याएं हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके सामने कई सारी समस्याएं आई। ठीक है, 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे थे। ठीक है, राजा की सेना से माओवादियों का खुला संघर्ष
हुआ, यानी कि राजा की जो माओवादी लोग थे उन लोगों ने क्या किया, अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, प्लस सेना, जो राजा की जो सेना थी ना, उसने उन्होंने क्या किया, माओवादियों को खुला संघर्ष किया, यानी मिलकर सामने फेस टू फेस युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कुछ समय तक राजा की सेना लोकतंत्र लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोण संघर्ष जारी रहा। कुछ समय तक जो राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थक, जो लोकतंत्र के समर्थन में थे, लोकतंत्र के समर्थन में थे, और माओवादी के बीच में क्या हुआ, त्रिकोणीय, तीनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष जो है चलता रहा। 2002 में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया, यानी 2002 में क्या हुआ, राजा ने क्या किया, संसद को भंग कर दिया और राजा को गिरा दिया या फिर गद्दी से हटा दिया। इस तरह जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वह भी समाप्त हो गया। इस तरह जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुआ। ठीक है, बड़े स्तर पर नहीं, देशव्यापी नहीं, बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया, संसद को मुक्त कर दिया, बहाल कर दिया। ठीक है, यह प्रदर्शन 7 दलों के संगठन, माओवादी और समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। ये जो आंदोलन था, ये दल था, किसके द्वारा किया, ये प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया था, 7 दलों या फिर गठबंधनों के द्वारा किया जाता, जिसमें माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। ठीक है, और इनके द्वारा किया गया था। माओवादी समूह ने, ठीक है, जो माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी। सशस्त्र मीन्स क्या होता है, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनसे लड़ना, उनकी राह को छोड़ दिया। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म कर दिया गया। 2008 में क्या हुआ, जो राजतंत्र नेपाल में राजतंत्र था उसको खत्म कर दिया गया और यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया, और इसे क्या गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। 2015 में नेपाल ने अपना संविधान भी बना लिया, नया संविधान बना लिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत और नेपाल के संबंध। अब हम देखने वाले भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहमति की, कि किन किन बातों पे सहमति हुई है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के पिछले कुछ वर्षों में अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और नेपाल के जो पिछले कुछ वर्ष के जो संबंध रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, मधुरपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी, दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, एक संधि हुई है, जिससे दोनों देशों के लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं या फिर एक दूसरे देश में आगमन कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, वैज्ञानिक सहयोग, बिजली उत्पादन तथा जल प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहमति हुई है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम देखने वाले कि असहमति किन किन बातों पे है। बात करते हैं असहमति की। ठीक है, भारत नेपाल के अतीत में कुछ मुद्दों को लेकर काफी मतभेद रहा है। भारत और नेपाल के अतीत के कुछ यानी पिछली कुछ बातें हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा मतभेद रहता है। ठीक है, नेपाल की नजदीकी चीन से बढ़ने के कारण जो नेपाल है, नेपाल की जो नजदीकी थी वो किसके साथ बढ़ रही थी, वो चीन के साथ बढ़ने लगी थी। तो उसके कारण क्या हुआ, दोनों देशों में काफी ज्यादा दूरियां आई, किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। इतना क्लियर? ठीक है, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्व जैसे आतंकवाद के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, जिससे इसमें मतभेद होता है। जो नेपाल की जो सरकार है वो क्या करता है, भारत विरोधी, जो भारत के प्रति जो विरोध कर रहे हैं ना, भारत का विरोध करते हैं, उनके प्रति या फिर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाती, जिस वजह से क्या है, इनके बीच में मतभेद होता है। नेपाल को लगता है कि भारत उसकी बिजली परियोजना को हथियाना चाहता है। जो नेपाल है, नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत जो है ना वो क्या करता है, उसकी बिजली परियोजना को हथियाना चाहता है। अब एक बात बताओ, नेपाल और भारत में डिफरेंट नहीं है क्या? कहाँ नेपाल छोटा सा और ये कहाँ, वो सोच कैसे रहे हैं कि हम लोग को ये कर सकते हैं, छोट पुद्दू सा तो है ही नेपाल। अब वही ऐसे सोच रहा है कि भारत उसकी बिजली परियोजना को कुछ चुराना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो है असहमति है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखने वाले मालदीव। किसको देखने वाले हैं? मालदीव को। ठीक है, मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। मालदीव में 1968 तक में क्या था, सल्तनत चला करती थी। 1968 में यह एक गणतंत्र बना। यह क्या है, गणतंत्र बन गया। यहाँ शासन की अध्याशात्मक प्रणाली को अपनाया गया। यहाँ पे क्या है, शासन की अध्याशात्मक प्रणाली को अपनाया गया। 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। मालदीव पे डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व था। मालदीवियन एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसका क्या था, राजनीतिक मामलों में बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, दबदबा था। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा
गर्मजोशी से भरे हैं, यानी कि जो मालदीव के साथ जो भारत के संबंध है वो सौहार्दपूर्ण है, अच्छे हैं, पर गर्मजोशी से भरे हुए हैं। ठीक है। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया था। यानी कि 1988 में क्या हुआ, श्रीलंका से कुछ भाड़े के आए हुए तमिल लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, मालदीव पर हमला कर दिया था। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारत वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने जब उसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो मालदीव जो था उसने क्या कहा कि मेरी मेरी मदद करो। किससे कहा, भारत से। तो भारत ने तुरंत ही एक्शन लिया, अपनी वायुसेना और नौसेना को उसने तुरंत ही भेजा और कार्रवाई शुरू करवा दी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। जो भारत है उन्होंने क्या किया है, मालदीव के आर्थिक विकास यानी उसके जो आर्थिक विकास है, व्यापार वगैरह, उसमें व्यापारिक विकास किया है। पर्यटन मीन्स क्या होता है, जो घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उनके लिए किया गया। प्लस मत्स्य मीन्स क्या होता है, जो मछली वगैरह होती है, जल जीव। ठीक है। मत्स्य उद्योग में मदद की है किसने, भारत ने। किसकी, मालदीव की। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूटान। क्या आता है हमारा, भूटान। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। भूटान के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे रहे हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान की जो सरकार के साथ में कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे हैं। जो भूटान से अपना काम का संचालन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। ठीक है। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भूटान के इस कदम से क्या हुआ, बड़ी मदद मिली, क्योंकि वो क्या करे, परेशान कर रहे थे हमें भी। ठीक है। तो जब उसको भगा दिया गया तो हमें काफी ज्यादा, हमें भी मजा आया। ठीक है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। जो भारत है, भारत की एक पनबिजली होता है, जो में पानी से बिजली को उत्पादन करना। ठीक है। तो पनबिजली में क्या होता है, भूटान की मदद कर रहा है कौन, भारत। ठीक है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है या फिर दिया जाता है। यानी कि ये जो देश है, ठीक है, भूटान, इसकी जो भी आर्थिक विकास है या फिर इसके विकास के लिए सबसे ज्यादा जो अनुदान दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, भारत के द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। 1948 में श्रीलंका में लोकतंत्र के बाद से अब तक लोकतंत्र कायम है। यानी 1948 में ही लोकतंत्र कहां पे, श्रीलंका में लोकतंत्र था और अभी तक यहां पे कायम है। परंतु श्रीलंका को एक गठित चुनौती का सामना करना पड़ा। एक गठित चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना से संबंधित, या सुना नहीं आएगा, सेना आएगा। ठीक है। ना तो सेना से संबंधित है और ना ही राजतंत्र से संबंधित थी। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम थी ना तो सेना से थी और ना ही राजतंत्र थी किससे, श्रीलंका को जातीय संघर्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। किसकी, जातीय संघर्ष की। अब ये क्या क्या था इसको देख लेते हैं। ठीक है। इस संघर्ष की मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। यानी कि श्रीलंका का ये एक संघर्ष है कि यहाँ पे श्रीलंका का जो क्षेत्र है ना, इसको एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। स्वतंत्रता के बाद से ही श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता है। सब श्रीलंका जब आजाद हुआ था उस लोग तो स्वतंत्रता के बाद से जो श्रीलंका को क्या कहता है, सिलोन कहा जाता था। ठीक है। श्रीलंका के मूल निवासियों को, जो श्रीलंका में रहने वाले जो मूल निवासी थे, उनको क्या कहता था, सिंगली कहा जाता। क्या कहता है, सिंगली कहा जाता था। जो लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में आकर बसे थे, जो लोग भारत से जाकर के श्रीलंका में बसे थे, उन लोगों को क्या कहा जाता, तमिल कहा जाता था। इतना क्लियर है। ठीक है। श्रीलंका के मूल निवासियों का मानना था कि श्रीलंका में बसे भारतीयों, यानी कि जो तमिल वहां पे कहे जाते हैं, ठीक है, तमिल भारतीयों के साथ कोई रियायत, यानी कोई भी उनके साथ बख्शिश नहीं की जानी चाहिए। कोई भी उनको रियायत यानी कोई भी किसी भी तरह का सहायता मदद नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल किसका है, सिंगलियों का है या फिर सिलोन का। जो सिलोन है, सिलोन किसका है, सिंगलियों का है। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, श्रीलंका में जब से तमिल को लेकर हमेशा से ही वाद विवाद रहा है। श्रीलंका में हमेशा से ही तमिलों को लेकर क्या है, वाद विवाद रहता है। सिंगली लोग तमिलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। श्रीलंका के जो मूल निवासी है वो लोग क्या करते हैं, तमिलों यानी भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के परिणाम स्वरूप एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद का उदय श्रीलंका में 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, इसका संगठन का निर्माण किया गया इन लोगों तमिलों से निपटने के लिए। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष
कर रहा है। जो श्रीलंकाई सेना है उसके में सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। इसने तमिल इलम, जो तमिल इलम है, इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। तमिल इलम ने क्या किया, एक अलग देश की मांग की है। किसके लिए? सिंगलियों के लिए। श्रीलंका की समस्या भारतवासी लोगों से संबंधित है। श्रीलंका की जो समस्या है किससे है? भारत के ही लोगों से है। भारत की तमिल जनता भारतीय सरकार पर दबाव डाल रही है। जो भारत की जो जनता है वो क्या कर रही है? भारत के सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि वह क्या करे, श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। जो श्रीलंका में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो तमिल लोग हैं, उनकी क्या करे, रक्षा करें। ऐसा कौन कह रहे हैं? जो भारत में रहने वाले जो पागल लोग हैं हमारे, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। डन है, ठीक है। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के प्रश्न पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत का प्रयास किया है। जो भारतीय सरकार है इसने क्या किया, समय समय पर तमिलों के जो प्रश्न हैं उन सभी पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करते रहे। परंतु 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। यानी कि प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक नहीं आया, प्रत्यक्ष आएगा, ठीक है, यानी सामने से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया। जो भारत की सरकार, उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के साथ में एक समझौता किया। श्रीलंका सरकार और तमिल के बीच संबंध सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। यहाँ पे सेवा नहीं आएगा, सेना आएगा, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट नोट्स ना लेकर के पहले वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लिया करो, ठीक है। श्रीलंका और तमिलों के बीच में क्या होता है, संबंध सामान्य करने के लिए जो थी भारतीयों ने सेना भेजी, ठीक है। भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। जो भारतीय सेना थी वो क्या हुई, लिट्टे के साथ में फंस गई, उसके साथ में संघर्ष करने लगे। भारतीय सेना की उपस्थिति, जो भारतीय सेना जब वहां पहुंची श्रीलंका में, तो श्रीलंका की जनता को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी। किसकी? भारतीय जनता की। श्रीलंका जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में यानी अंदरूनी मामलों में क्या कर रहा है, अपना हस्तक्षेप कर रहा है, अपना टांग अड़ा रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नर्वे आएगा यहाँ पे नर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, देश युद्धोत्तर दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी रहे। यानी कुछ ये देश है हमारे, ठीक है, नर्वे है और आइसलैंड है, ठीक है, नर्वे और आइसलैंड, इन देशों ने क्या किया, युद्ध दोनों पक्षों से फिर से क्या ना हो, इसलिए क्या उन्होंने बातचीत करने के लिए जारी रखा या फिर अर्जी डाली, ठीक है, या फिर राजी किया। सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया। जो सशस्त्र संघर्ष था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। 2009 में क्या हुआ, लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार के संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या के वृद्धि दर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाली विकासशील देश में श्रीलंका प्रथम है, ठीक है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपना अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है। दक्षिण एशिया के देशों में क्या है, सबसे पहले जो है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसने किया है, श्रीलंका ने ही किया। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहला देश कौन था, श्रीलंका ही था, जिसने अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है कि चेंजेस किया था, ठीक है। देश में गृह युद्ध होने के बावजूद भी वर्षों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। यानी कि देश में क्या हुआ, गृह युद्ध चल रहे थे, उसके बावजूद भी श्रीलंका का जो वो है, श्रीलंका सिलोन आप कह सकते हो, ठीक है, श्रीलंका सिलोन, पहले जब आजादी बाद सिलोन ही कहा जाता था, ठीक है, तो हम श्रीलंका सिलोन दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिलोन का नाम ही श्रीलंका है वर्तमान में, ठीक है। तो उस समय जो उत्पादन था, जो व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद था, वो क्या था, एक समान था, ठीक है। संघर्षों के बावजूद भी श्रीलंका में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम रही। यानी कि कई सारे इतने संघर्ष हुए, उसके बाद भी क्या, लोकतांत्रिक कायम जो व्यवस्था थी वो कायम रही या फिर टिकी रही। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शांति और सहयोग। क्या आता है, शांति और सहयोग। दक्षिण एशिया के देशों ने एक संगठन बनाया जिसको सार्स कहा गया, जिसे क्या गया, सार्स कहा गया। सार्स मीन्स क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन कहा गया, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। सार्स यानी कि जिसे हम सार्स
जिसे हम दक्षेश की स्थापना, जो सार्स है इसकी दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ। ये सार्स की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। सार्स का मुख्य उद्देश्य था इन देशों को एकजुट करना। इन सार्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो लड़ रहे हैं ना, इन सभी देशों का करना, एकजुट करना। बंगाल, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इन सभी देशों को क्या करना था? एकजुट करना था। किसका उद्देश्य था ये? सार्स का। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। डन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? दक्षिण एशियाई राष्ट्र द्वारा बहुस्तरीय संसाधनों से पारस्परिक सहयोग की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम था। इसका प्रारंभ 1985 में 85 में हुआ था तथा यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसका क्या है? दुर्भाग्य, बहुत बुरा रहा। इसमें मतभेद बने रहे। इसमें क्या? मतभेद बने रहे, जिसकी वजह से दक्षेश को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। जिसकी वजह से दक्षेश को सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? साफ्टा की स्थापना सार्स के सदस्यों द्वारा किया गया। जो सार्स के जो सदस्य हैं उसके ही द्वारा साफ्टा की स्थापना की गई, ठीक है। सार्स के सदस्यों ने सन 2006 में साफ्टा की स्थापना की। कब? 2006 में। साफ्टा को स्थापित करने का उद्देश्य आर्थिक स्थिति मुक्त व्यापार क्षेत्र नियंत्रण निर्मित करने का समझौता किया गया। साफ्टा का जो मुख्य उद्देश्य था स्थापित करने को क्या था? आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था, ठीक है, मुक्त व्यापार की नीति को करना था, ठीक है, प्लस क्षेत्र निर्मित करने का था। ये सारे समझौते किए गए थे किसके अंदर? साफ्टा के अंदर। सन 2004 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। सन 2004 में क्या हुआ? इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए तथा इसे 2006 में प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया गया। डन है, ठीक है। इस समझौते का लक्ष्य क्या था? इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों 2007 तक 20% कम कर दिया जाए। ये जो जितने भी देश हैं इनके बीच में जो भी सीमा शुल्क लग रहे हैं, ये एक दूसरे व्यापार कर रहे हैं तो टैक्स पे करते हैं, तो उसको क्या करें? कम करने का प्रयास करना था। किसके द्वारा? साफ्टा के द्वारा। अब आता है लास्ट पॉइंट क्या है? कुछ छोटे का सहारा केवल भारत उसके बाजार में प्रभाव डालना चाहता है। यानी कुछ छोटे देशों का ऐसा मानना है कि जो साफ्टा का सहारा लेकर के भारत क्या कर रहा है? उसके बाजार में अपना प्रभाव डाल रहा है, दूसरे देशों में अपना प्रभाव डाल रहा है। डन है इतना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ज्यादा कुछ में है नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए सारे नोट्स, तो आप लोग वीडियो को पढ़ लिया करो। और हाँ, ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, एक बार वीडियो एक्सप्लेनेशन जरूर देख लिया करो। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल कर ले। और कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।